ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ग्रिफ्ट, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जब आपसे पूछा जाए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट प्रूवन बाय, तो एक ही आंसर है ग्रिफ्ट। कैसे? बाय प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आता है सर कि बायोकेमिकल सर कैरेक्टराइजेशन, उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ पता तो चल नहीं रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों नहीं पता चल रहा था? और तो उसमें कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं। जो एक्सपेरिमेंट जिस सैंपल को लेके एवरी मैकली और मैककार्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया, उसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तीन ही कंपोनेंट थे, और उसमें से एक कंपोनेंट ही केवल डिजीज कॉज करने के लिए या वायरुलेंस को, ट्रेट को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट वाज डीएनए। तो वहां से कंफर्म तो हो गया, बस वहां पे कंफर्मेशन ये नहीं था कि क्या बैक्टीरिया में इनके अलावा कोई और चीज नहीं होती, ये नहीं चेक किया गया था। या कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स ये काम कर सकते हैं क्या, ये भी नहीं चेक किया गया था। तो उस टाइम तक ये था कि मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी तो सेटिस्फाई हो गई थी कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पहले लोग मानते थे, फिर एक एक्सपेरिमेंट आया जिसने मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर दिया। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए वही था, उसी का ये आंसर आएगा। हाँ, अगर 100% अनएक्सेप्शनली आपसे कहा जाए तो हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आएगा बैक्टीरिया फेस वाला। ये दो आंसर आएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इवोल्यूशन में आरएनए पहले आया। हमने पिछली क्लास में परसों डिस्कस किया था लास्ट में कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पहले राइबोस शुगर बना, और आप वैसे भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइबोस शुगर पहले बनेगा और उसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा तो डीऑक्सीराइबोस आएगा। यानी आरएनए की शुगर पहले बनी और डीएनए की शुगर बाद में बनी। इसी तरीके से अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड, ये नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तो केवल अगर आप थाइमीन और यूरेसिल को देखेंगे तो उसमें भी जो है वो थाइमीन की स्टेबिलिटी है, यूरेसिल की नहीं है। अमीन ग्रुप का केवल एक डिफरेंस है कि अगर आप साइटोसिन में से अमीन ग्रुप हटा देंगे, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले साइटोसिन बनेगा तभी तो उसमें से अमीन ग्रुप हटाने की बात आएगी। तो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से केमिकल इवोल्यूशन पढ़ें, जो आपको इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक लाइन है, हमें सिर्फ लाइन से मतलब है, दैट लाइन इज कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्ड एज पर केमिकल इवोल्यूशन। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो नेचर ने डीएनए को आरएनए के ऊपर यानी सुपीरियर क्यों माना? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डीएनए को आरएनए के ऊपर लेके आती है, डीएनए को बेटर मानती है एज कम्पेयर टू आरएनए? तो जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसमें हम बेसिकली डीएनए और आरएनए को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये ये बेसिकली डीएनए वर्सेस आरएनए है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ले लें, हमें कंपेयर करना है डीएनए और आरएनए को। एक टेबल के जैसा है, मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। लाइक हमें डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ना है कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर हम कंपेयर करें तो। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल में दो प्रॉपर्टी तो जरूरी है, एंड दोज टू प्रॉपर्टीज आर रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। सो रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन, ये टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम पहली प्रॉपर्टी यही मान लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। अब रेप्लिकेट कैसे होगा? रेप्लिकेट करने का तरीका, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया भी था, कई लोगों ने पूछा भी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अगर हमें सीक्वेंस पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से अपोजिट स्ट्रैंड का हमें पता चल जाएगा। तो रेप्लिकेट करने का रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री
बेस पेयरिंग रूल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल की बात करेंगे कि ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए, फिर जी के सामने सी या सी के सामने जी, और अगर आरएनए होगा तो थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, मतलब ए के सामने यू आएगा और यू के सामने ए आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पे अप्लाई होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी डीएनए में भी है और ये प्रॉपर्टी आरएनए में भी है। मींस डीएनए एज वेल एज आरएनए बोथ आर एबल टू रेप्लिकेट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। ये स्टेटमेंट बन जाएगा, है ना, मैंने समझाने के हिसाब से लिखा। आप ऐसे मान सकते हैं कि बोथ आर एबल टू रेप्लिकेट ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। तो इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें तो दोनों चीजें बराबर हैं, चाहे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए या आरएनए को मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, डीएनए का एक्सप्रेशन होना चाहिए एज वेल एज आरएनए। अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा था कि वन जीन वन कैरेक्टर। अगर एक जीन है, जीन डीएनए में होती है, तो अगर एक जीन है तो जीन से कोई ना कोई कैरेक्टर गवर्न होगा और वो कैरेक्टर में दिखाई देता ही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। itself in the form of, एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है? आपने पढ़ा है मेंडेलियन कैरेक्टर। जैसे आप मेंडल्स के लिए पढ़ते थे कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन होना चाहिए, मींस वन जीन वन कैरेक्टर। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या था? वन जीन वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर गवर्न्स वन पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिनोटाइप। तो उस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब ये चीज डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, दोनों ही एक्सप्रेशन कर लेते हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ये है कि एक्सप्रेशन करना जरूरी है, चाहे डायरेक्ट करें या किसी पे डिपेंडेंट होके करें। जैसे जब डीएनए एक्सप्रेस करता है तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो डीएनए होगा वो पहले बनाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, स्मॉल एमआरएनए, और उसके बाद बनेगा यहाँ से प्रोटीन्स। लेकिन जब आरएनए एक्सप्रेस करता है तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। एक्सप्रेशन दोनों कर रहे हैं, लेकिन डीएनए एक्सप्रेशन कर रहा है डिपेंडेंट ऑन आरएनए, बट आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सप्रेशन करना जरूरी है, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि आरएनए ज्यादा सही है क्योंकि आरएनए तो डायरेक्ट अपना काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि आपके मार्क्स आने चाहिए, चाहे आप ट्यूशन लेके पढ़े या अपने आप पढ़े। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप क्योंकि अपने आप पढ़ रहे हैं इसलिए आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, या ट्यूशन लेके कोई पढ़ रहा है तो मार्क्स कम हो जाएंगे या उसके ज्यादा आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाना। मेरा क्राइटेरिया है कि आपके मार्क्स आए, चाहे अपने आप पढ़े या कोई पढ़ा दे आपको। ऐसे यहाँ भी है, इंपॉर्टेंट ये कि प्रोटीन बने। प्रोटीन चाहे डीएनए से एमआरएनए होके बने या प्रोटीन आरएनए से डायरेक्ट बन जाए। ग्राउंड दोनों का बराबर है, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा है शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, या ये नहीं लिखा शुड बी एबल टू एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन दोनों कर लेते हैं। तो अगर हम दो बेसिक प्रॉपर्टी को कंपेयर करें, रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन, तो ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों कंपाउंड्स में भी है, डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या लेते हैं? इन दोनों से तो नहीं बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये लेते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वेदर डीएनए और आरएनए, ये केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। कंपाउंड में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। जैसे हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि अगर आप किसी जगह पे स्टेबल नहीं हो तो आप रिएक्टिव ज्यादा होगे, या उल्टा बोल लीजिए कि अगर आप ज्यादा रिएक्टिव हैं तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, है ना। आज आपको लगता है कि इंजीनियरिंग कर ले, कल लगता है मेडिकल कर ले, परसों लगता है कि नहीं बैंकिंग की जॉब तो बहुत अच्छी होती है, फिर आपको लगता है नहीं कि यार आईएएस पीसीएस बनना है। तो आपका माइंड कहीं स्टेबल ही नहीं है, आप कुल मिला के कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कैरियर एक चूज करना होता है और उसी कैरियर में आगे जाना होता है। ये नहीं कि चार कैरियर एक साथ ले लें। तो
अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से भी कहें तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल कब होता है, जब उसमें रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते ही है, तो अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होंगे, एक्सपोज होंगे, तो नेचर रिएक्टिव ज्यादा होगा। अगर उनको क्लोज कर दिया जाए, किसी से बॉन्ड बना के खत्म कर दिया जाए, तो अपने आप रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। रिएक्टिविटी खत्म होने का मतलब होता है मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो अगर हम केमिकली स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डीएनए आरएनए में क्या क्या फर्क पड़ता है उसको देखते हैं। थर्ड क्या है, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो भी कंपाउंड जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है वो स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबल होने के क्या क्या कॉज हम ले सकते हैं, किस किस तरीके से आप स्टेबिलिटी को चेक कर पाएंगे उसको देख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, स्टेबिलिटी को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए हीट का ट्रीटमेंट दे दिया जाए, थर्मोस्टेबल, कि अगर आप हाई टेम्परेचर डीएनए या आरएनए को दें तो इन दोनों में से कौन सा अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और कौन सा अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। तो जैसा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ कि आपने बैक्टीरिया को बॉयल भी कर दिया, बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, उसके बाद भी, और बैक्टीरिया का सेल भी टूट गया, बैक्टीरिया का डीएनए भी टूट गया, डीएनए के टुकड़े भी बन गए, तब भी उन ब्रोकन डीएनए फ्रैगमेंट्स में इतनी पावर है कि वो लाइव आर को लाइव एस में ट्रांसफॉर्म कर पाए, एंड अकॉर्डिंगली डिजीज हुई, माइस की डेथ भी हुई। तो इट मीन्स कि डीएनए थर्मोस्टेबल कंपाउंड होता है, डीएनए हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। इसी सर एक डाउट है। बोलो। सर जैसे डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसने कहा? सर अमाइनो एसिड्स तो होते हैं। गलत पढ़ाया आपने, किसने पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया, बोला नहीं बिल्कुल भी। आपको किसने पढ़ाया कि डीएनए अमाइनो एसिड के बने होते? सर पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, अमाइनो एसिड कहाँ से आ गया? अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन। ओके अब सर। बताओ क्या कह रहे हो? सर पूछ ही रहा था, अच्छा पूछ रहे थे। यही पूछ रहा था। हाँ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं और प्रोटीन अमाइनो एसिड की होती है। क्लियर? सो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो पहला स्टेबिलिटी का पॉइंट क्या हमारा आएगा, हीट के रेफरेंस में, है ना, दैट इज हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट को आप लिख सकते हैं थर्मो टेम्परेचर के लिए दिया जाता है स्टेबल, तो उससे टर्म बन जाएगा थर्मोस्टेबिलिटी। आप टेम्परेचर के हिसाब से स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से कंसीडर करें तो क्या होगा, तो डीएनए स्टेबल होगा या आरएनए स्टेबल होगा। अगर हम हीट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें डीएनए स्टेबल है, आरएनए स्टेबल नहीं है। अगर आप डीएनए को गर्म कर देते हैं तो जैसा, इसका एग्जाम्पल आपने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट लिया, आप पूरा पढ़ चुके हैं इसलिए इस जगह पे मैं पूरा एक्सपेरिमेंट तो नहीं लिख रहा। आपने ऑलरेडी इस चीज को समझा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट का ट्रीटमेंट देके किल कर देते हैं तो भी उसके फ्रैगमेंट्स में इतनी पावर है, डीएनए फ्रैगमेंट्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो वायरुलेंस कॉज कर सकता है और माइस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि डीएनए पूरा होगा तो ही डेथ होगी, डीएनए के टुकड़े से भी डेथ हो गई है ना। तो इट मीन्स कि डीएनए थर्मोस्टेबिलिटी को शो करता है। और एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था हीट के रेफरेंस में, वो एग्जाम्पल में भी आप आगे बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे कि जब हम पीसीआर, आपके सिलेबस में आएगा कहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक एपरेटस होता है जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो पीसीआर का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। तो हम मशीन को जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे, इसका मतलब उसमें जो डीएनए यानी सैंपल है वो भी 70 तक जाएगा। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ही उसका पॉलीमराइजेशन होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, और वापस आप जब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओगे तो डीएनए वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब आप हाई टेम्परेचर पे भी ले गए और उसके बाद आप लो टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले गए, तब भी डीएनए की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो थर्मोस्टेबिलिटी अगर आपको डीएनए का देखना है तो आप दो जगह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और दूसरा इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन आप पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे।
अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को लेके हीट के रेफरेंस में समझे तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। तो डीएनए को प्रेफरेंस सर बोलो बेटा। सर अगर हीट करने से डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो अलग हो जाएं तो भी उसे स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल ही कहेंगे? हाँ, क्योंकि हीट को आप करके कब तक रोकोगे, आप नॉर्मल पे लेके आओगे ना, जब नॉर्मल पे लेके आओगे वो दोनों फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर तो वही आएगा ना, जैसे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 है, तो अगर हमारा डीएनए निकाल के आपने लैब में गर्म भी कर दिया, बॉयल भी कर दिया, तब भी बॉयल करके लाओगे तो रूम टेम्परेचर पे ही ना, और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाएंगे आप, वैसे फिर से वो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी तो कहीं खत्म हुई नहीं, आप गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए, जब वापस रूम टेम्परेचर पे आएगा तब भी डीएनए वही प्रोटीन्स बनाएगा जो हीट करने से पहले बना रहा था। तो कहीं कोई चेंज तो आया नहीं। लेकिन आरएनए के साथ ऐसा नहीं होता, आरएनए थर्मोस्टेबल नहीं होता। इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए को प्रेफरेंस आपने दी है ना। एक सेकंड रीजन देखते हैं स्टेबिलिटी का, है ना, ये जो एरो है वो रीजन के हिसाब से, हमारा टॉपिक यही चल रहा है कि केमिकली स्टेबल कौन सा है। तो डीएनए को हमने देखा हीट के हिसाब से, तो डीएनए स्टेबल है, आरएनए नहीं। दूसरी चीज क्या है, आपने सबसे पहले जब आपको पहला क्लास पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ाते समय राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाया था। यस सर। राइबोस में आपने लिखा था कि सेकंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन होती है। किसी को डाउट हो तो ये देखो, ये फर्स्ट क्लास का है, ये राइबोस का शुगर है। यहाँ पे लिखा है कि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग है। अगर सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग होगी तो ये क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस। अब हो क्या रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये तो जा रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, जब आपने डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया तो ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जाएगा। और यहाँ फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन जो है वो 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में जाएंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल भी खत्म होगा, ये हाइड्रोक्सिल भी खत्म हो गया। डीएनए में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है नहीं, क्योंकि डीएनए के सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन मिसिंग होता है। लेकिन अगर आरएनए होगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आएगा, और अगर आरएनए के में हाइड्रोक्सिल आ रहा है राइबोस शुगर की वजह से, यहाँ पे OH आ रहा है, तो आरएनए रिएक्टिव हो जाएगा, इस OH से रिएक्ट कर पाएगा। अगर रिएक्ट कर जाएगा तो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सेकंड कार्बन मेक्स द राइबोस शुगर अनस्टेबल, क्योंकि ये OH है और OH की प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टी को शो करेगा। लेकिन डीएनए में क्योंकि यहाँ पे OH नहीं है, केवल H है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो ये हम अभी लिखने वाले हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। आप जो दूसरा पॉइंट नोट करने वाले हैं वो है प्रेजेंस ऑफ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन राइबोस शुगर। अगर आप राइबोस शुगर में सेकंड हाइड्रोक्सिल, सब कुछ ठीक है मेरे पॉइंट से, क्लियर है सर। प्रेजेंस ऑफ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन राइबोस शुगर अगर है तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे H आएगा, वो नहीं आएगा, और ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH आएगा। हम केवल सेकंड कार्बन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे सिर्फ H आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेबल होगा, और ये OH आ रहा है सेकंड पे, तो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब आप ऐसे भी क्वेश्चन में हो सकता है कि अनस्टेबल होता है, उसका मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव होगा, रिएक्शन करने के लिए अवेलेबिलिटी है हाइड्रोक्सिल की। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल नहीं है तो ये क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, और जितनी कम रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो रिएक्टिविटी कम करनी पड़ेगी, और अगर आपको रिएक्टिविटी देखनी है तो स्टेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। तो हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक हीट का और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एट द सेकंड कार्बन इन पेंटोज शुगर। उसमें अगर H है तो ये डीऑक्सी राइबोस बन जाएगा, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। यहाँ पे राइबोस शुगर आएगा, ये अगर कंपेयर आप करेंगे तो ये
मोर अनस्टेबल है, लेस अनस्टेबल है, स्टेबल, और फिर ये मोर रिएक्टिव बन जाएगा। ये बात आ सकती है। और आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या हमारे पास आएंगे कंसीडर करने के। एक और पॉइंट आता है सर एक बार वो दिखा देना। लो, क्लियर। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, थर्ड में भी हम थर्ड ले रहे हैं, जो जैसे मैंने एरो बनाए थे अभी। और देखते हैं केमिकली स्टेबिलिटी का एंगल क्या निकल के आ सकता है। थर्ड क्या है, टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। अगर आप नाइट्रोजिनस बेस को कंसीडर करेंगे तो यहां भी डिफरेंसेस आएंगे। डीआरएनए में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? डिफरेंस ये आ रहा है कि डीएनए में क्या है, थाइमीन प्रेजेंट है, और आरएनए में इसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। आप जानते हैं ये थाइमीन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। अब अगर आप इनकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो बायोमॉलिक्यूल में बनी हुई है, बायोमॉलिक्यूल में थाइमीन यूरेसिल के स्ट्रक्चर दिए होंगे, तो थाइमीन जो है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ये पॉइंट कि अगर आप नाइट्रोजनस बेस को कंपेयर करोगे तो थाइमीन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो थाइमीन में कोई ग्रुप एक्चुअली फ्री नहीं होता, तो उसके हिसाब से ये स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। यूरेसिल के अंदर स्टेबिलिटी कम है, आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हम इस ग्राउंड पे भी देखेंगे तो भी हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, है ना। एक टेम्परेचर का हो गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से राइबोस शुगर अनस्टेबल हुई, डीऑक्सीराइबोस मोर स्टेबल हुई। थर्ड हो गया नाइट्रोजनस बेस का टाइप, केवल एक ही डिफर करता है, थाइमीन और यूरेसिल। ए, जी और सी ये तो तीनों दोनों में कॉमन है। जो चौथा बेस है थाइमीन, उसकी जगह यूरेसिल आ रहा है, तो थाइमीन की वजह से डीएनए स्टेबल होता है और यूरेसिल की वजह से आरएनए जो है वो अनस्टेबल माना जाता है। चौथा पॉइंट हम क्या लेके आते हैं, स्टेबिलिटी में ही ले रहे हैं। एक आता है ऑटो कैटालिटिक नेचर। ऑटो मतलब सेल्फ, कैटालिसिस एंजाइम, कैटालिटिक EIC लिख लीजिए, नेचर। ऑटो कैटालिटिक नेचर का मतलब है एंजाइमेटिक। कैटालिसिस क्या होता है, एंजाइम के तरीके से काम करना। जैसे केमिस्ट्री में आप कैटालिसिस पढ़ते हैं, किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना। ऐसे बायो कैटालिस्ट क्या कहलाते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। तो जहां तक डीएनए और आरएनए को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो डीएनए है वो ऑटो कैटालिटिक नेचर को शो नहीं करता, लेकिन आरएनए क्या करता है, इट शोज ऑटो कैटालिटिक नेचर। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है राइबोजाइम। राइबो आता है आरएनए के लिए, जाइम मतलब एंजाइम। मतलब एक ऐसा भी एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ है, जो आरएनए का बना है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन एंड दैट वन इज राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ है, जबकि बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इसको हमने जो है वो अनस्टेबल माना है ना, इट मेक्स इट अनस्टेबल। यहाँ पे नहीं है तो ये स्टेबल हो गया। मान लीजिए आप अगर दो काम एक साथ कर रहे हैं, भले आप एफिशिएंसी से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं और मैं बॉटनी भी पढ़ाऊं, तो कितनी भी अच्छी केमिस्ट्री बॉटनी एक साथ पढ़ा लूं, लेकिन जो टीचर एक्चुअली केमिस्ट्री या बॉटनी पढ़ा रहा होगा, एक थर्ड पर्सन के माइंड सेट यही जाएगा कि नहीं वो ज्यादा सही पढ़ाएगा, क्योंकि वो एट ए टाइम केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अगर एक साथ आप दो काम कर रहे हैं तो आप एफिशिएंसी से कर रहे हैं, उसमें गलती नहीं कर रहे काम करने में, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो जो एक बार में एक काम करता है उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो प्रेफरेंस में आता है एज कंपेयर टू
अदर नेचर। ऐसे यहाँ भी है कि जब राइबोजाइम के तरीके से आरएनए काम करता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। राइबोजाइम प्रोटोजोन्स में होते हैं, बैक्टीरिया में है, तो उनमें दिक्कत नहीं है। वो जब एंजाइम का काम करेंगे तो भी करेंगे, और जब वो न्यूक्लिक एसिड का काम करेंगे तब भी करेंगे। बट प्रॉब्लम इज कि डीएनए ये काम नहीं करता। डीएनए किसी भी केस में सिवाय जेनेटिक मटेरियल के और कुछ नहीं करता। एक ऐसा कंपाउंड जो पूरी तरीके से आर्कीबैक्टीरिया से होमोसैपियंस तक केवल एक ही काम करता है, दैट इज इनहेरिटेंस, जेनेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करना। दैट कंपाउंड इज ओनली डीएनए। क्योंकि आरएनए तो दो काम करता है, एंजाइम का भी काम करता है और जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस ऑटो कैटालिटिक नेचर कि वो अपने आप एंजाइम का काम कर रहा है, तो वो हम अनस्टेबल कंसिडर करते हैं, और डीएनए क्योंकि ये काम नहीं करता तो इसलिए वो स्टेबल मान लिया जाता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो बेसिकली किसी डीएनए या आरएनए को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी के ग्राउंड पे लेके आते हैं। और अगर आप इन चारों पॉइंट्स को कंपेयर करोगे तो डीएनए स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू आरएनए। पहले दोनों पॉइंट्स कॉमन थे। सर बोलो। सर आरएनए जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा? हाँ, होता है, लेकिन एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आरएनए को अगर आप जेनेटिक में लेके आ रहे हैं, जब भी आप आरएनए के साथ जेनेटिक वर्ड लगाएंगे तो उसमें केवल एक ही आंसर आएगा, दैट इज वायरस। केवल वायरस ऐसे हैं जिनका आरएनए जेनेटिक होता है, बाकी कभी भी आरएनए जेनेटिक नहीं होता। जैसे स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनेगा तो बेसिकली डीएनए ट्रांसफर हुआ, आरएनए ट्रांसफर नहीं हुआ। हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में कहीं भी आरएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ, डीएनए का हुआ। हमारी बॉडी में आरएनए है कहाँ से? डीएनए है ना, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाता है। सर यस। सर लेकिन आरएनए जब ट्रांसफर होता है तो वो डीएनए बनता है ना सर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। तो वायरस बोला तो आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ही जगह तो है, दैट इज रिट्रोवायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारी बॉडी में तो ना हो जाएगा। मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है वो आखिर में कर तो डीएनए बनकर ही कर रहा है ना, क्योंकि सर वो बात आरएनए से पहले डीएनए बनता है जब वायरस किसी पर अटैक करेगा ना, मैं इसलिए कह रहा ठीक था। है, हाँ वो सही है कि आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से पहले आरएनए से डीएनए बनाओगे, फिर डीएनए से एमआरएनए बनाओगे, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाओगे, है ना। और नॉर्मल केस में डीएनए से प्रोटीन बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि उसमें तो डीएनए है ही नहीं, डीएनए तो बनेगा। तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ? अगर आप एचआईवी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, या मान लीजिए कोई और, आपने कौन सा पढ़ा है? आपने टीएमवी पढ़ा हुआ है। टीएमवी आरएनए वाला वायरस है, 11th की बुक में दिया हुआ है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में दो चीजें हैं, प्रोटीन और आरएनए। अब उस केस में टोबैको मोज़ेक वायरस अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, एक से ज्यादा बन रहा है, तो कैसे बनेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, आप पहले आरएनए से डीएनए बनाओगे, डीएनए से एमआरएनए, और फिर उसके बाद प्रोटीन बनाओगे, तो वो जेनेटिक आरएनए कहलाएगा। तो आरएनए केवल जेनेटिक हो सकता है ओनली इन द केस ऑफ वायरस। अगर आप वायरस का केस हटा रहे हैं तो उसके अलावा कभी भी आरएनए जेनेटिक नहीं होगा। आप वायरस के अलावा कोई भी एग्जाम्पल अगर बताएं तो आपको कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करेगा। ओके सर। सो पहले दोनों पॉइंट्स पे ये कॉमन है, दूसरे पॉइंट में भी ये कॉमन है, तीसरे पॉइंट पे डीएनए को प्रेफरेंस मिल गई क्योंकि डीएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। एक चौथा एंड लास्ट पॉइंट है, अगर हम फोर्थ पॉइंट के बेस पे कंसीडर करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा? फोर्थ पॉइंट हमारा इस तरीके से आएगा कि हमें चेंजेस भी चाहिए। जैसे आपने म्यूटेशन पढ़ा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर वेरिएबिलिटी नहीं आएगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? जैसे एवोल्यूशन में आप पढ़ते ही हैं, वहां रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। हमने पढ़ाया था कि जेनेटिक वेरिएशन के दो कॉज होते हैं, मैंने ही पढ़ाया ये तो आपको, रिकॉम्बिनेशन और सेकंड कॉज इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन नेचर को जरूरी है क्योंकि म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज बनती हैं। ऐसा ह्यूगो ड्रेविस की म्यूटेशन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर ज्यादा चेंजेस ले आओगे तो फिर तो वो मोर रिएक्टिव बन जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लिटिल बिट चेंजेस आर एक्सेप्टेड, इतने चेंज होने चाहिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए। जैसे हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन में ऐसा म्यूटेशन हो कि जो एक्सेप्ट हो जाए। इतना म्यूटेशन मत कर दीजिए कि ऑर्गेनिज्म लीथल हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। तो जहां तक म्यूटेशन की बात है, it should provide the scope for
स्लो चेंजेस लाने हैं, लेकिन स्लो चेंजेस लाने हैं। स्लो चेंजेस का मतलब यहाँ पे किस चीज से लिया गया है? म्यूटेशन से, म्यूटेशन। और ये क्यों चाहिए? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में इसकी जरूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस हमें कहाँ से मिलेंगे? उस बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चेंजेस डीएनए में भी मिल जाते हैं, ये आरएनए में भी मिल जाते हैं। म्यूटेशन डीएनए आरएनए दोनों में हो जाता है। इट शुड प्रोवाइड फॉर द स्कोप्स, should provide the scope for slow changes or mutation which are required for evolution। और जहां तक इस स्कोप की बात है, स्कोप आपको डीएनए में भी मिल जाएगा और आरएनए में भी मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्कोप में कितनी परसेंट चांसेस कहाँ पे आते हैं, क्योंकि डीएनए स्टेबल है, जैसा हमने थर्ड प्रॉपर्टी से कंक्लूड किया कि ये केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल माना गया है, आरएनए नहीं माना गया। तो क्योंकि ये स्टेबल है तो ये म्यूटेट तो करेगा लेकिन स्लोअर रेट से करेगा। और क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अनस्टेबल होगा तो म्यूटेट तो करेगा बट फास्टर रेट से करेगा। और अगर ये फास्टर रेट से म्यूटेट करेगा तो इसका मतलब ये है कि फिर इसमें स्टेबिलिटी अपने आप कम हो ही जाएगी। जब बार बार बदलते, म्यूटेशन से क्या होगा? जीनोम बदलता है। अगर आप बार बार अपना जीनोम बदलते रहोगे तो इसका मतलब आप में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपको एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाएगा, जैसा आरएनए को नहीं मानते। तो पहली चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि बीइंग स्टेबल इट म्यूटेट्स, मतलब डीएनए म्यूटेट करेगा एट स्लोअर रेट, धीरे धीरे करेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? बीइंग अनस्टेबल it mutates at faster rate। ये फास्टर रेट से म्यूटेट करेगा, जैसा आपको वायरस में समझ में आता ही है। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, अगर आप अभी का न्यूज चैनल देखते हो तो आपको पता ही है कि कोविड का वायरस भी आरएनए वायरस है। नहीं पता है तो अब पता चली गया आपको। कोविड का वायरस सार्स फैमिली का वायरस है। सार्स, फ्लू और कोविड ये सब आरएनए वाले वायरस हैं। जैसे एचआईवी भी आरएनए वाला वायरस है, बट फिलहाल अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं। तो आपने न्यूज में देखा ही होगा। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये नहीं कि कोरोना के केस कितने हो गए, ये कि कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं देर में बन रही है। इसलिए बन रही है कि वो इतनी जल्दी म्यूटेट कर रहा है बार बार। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक उसके अगेंस्ट में आप वैक्सीन कैसे बनाएंगे? आप मान लीजिए मेरे लिए वैक्सीन बना रहे हैं और मैं कल फिर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लूंगा तो वैक्सीन क्या कल दोबारा बनेगी? तीसरे दिन फिर मैं चेंज कर लूंगा, चौथे दिन फिर मैं चेंज कर लूंगा। 40 से ज्यादा कोविड के स्ट्रेन अब तक आइसोलेट किए जा चुके हैं, तो क्या 40 वैक्सीन बनाई जाएंगी कोरोना के लिए? इज इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 40 के बाद 41वां नहीं बनेगा, हो सकता है कल परसों में फिर एक नया वायरस बन के तैयार हो जाए। तो क्योंकि आरएनए का है, अगर डीएनए का वायरस होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। जितनी भी डीएनए वाले वायरस वाली डिजीज है उन सबको अगर आप देखोगे तो सभी जगह वैक्सीनेशन हमारे पास है। जितने भी डेडली वायरस अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो आरएनए वाले वायरस होंगे और उनका वैक्सीनेशन भी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो ये एक बड़ा, जैसे एचआईवी की भी बात करिए तो वो आरएनए वायरस है, उसके लिए कोई वैक्सीनेशन है? नहीं है। अगर आप सार्स की बात करेंगे, कोई वैक्सीनेशन है? नहीं है। कोरोना का वायरस है, वैक्सीनेशन है? नहीं है। और आगे बनेगी भी नहीं है, खाली बस ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, थर्ड फेज में आ जाएगा। बट एक्चुअली आप आगे आएगा ही टाइम, आप खुद ही देखिएगा, कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आने वाली इतनी जल्दी, जितनी जल्दी लोग उम्मीद लगाए हैं कि 1 महीने में बस वैक्सीन बन के तैयार होने ही वाली है। होता क्या है, आपने न्यूज में अगर कभी देखा हो तो बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कोविड के ट्रीटमेंट से लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसे जैसे सिम्टम्स आएंगे वैसी वैसी दवाइयां दे दी जाएंगी। किसी को बुखार आया तो एंटीपायरेटिक दे दी गई बुखार को कम करने वाली, किसी को खांसी हुआ तो उसके हिसाब से दे दी गई, किसी को पेन हो रहा है तो एक एनाल्जेसिक दे दी गई। कोई भी प्रॉपर मेडिकेशन कभी नहीं आएगा, सब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये रीजन है, इसलिए ये आप यहाँ पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है कि वायरस अगर आरएनए वाला होगा तो वो म्यूटेट बड़ी फास्टर रेट से होगा, और अगर हर बार म्यूटेट होगा तो इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा।
और जब तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक उसके अगेंस्ट में आप एंटीबॉडी बना के कैसे डेवलप कर पाओगे, कैसे वैक्सीन बना पाओगे। तो ये एक बड़ा रीजन है कि जितने आरएनए वाले वायरस है उनके लिए वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है। तो हमें म्यूटेशन के लिए चेंजेस चाहिए, बट चेंजेस स्लोअर रेट से चाहिए। स्लोअर रेट से कहाँ मिलेंगे? डीएनए में। अब अगर आप पूरे ओवरऑल टॉपिक को कंपेयर करोगे तो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है, एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू एक्सप्रेस। बट एज फार एज थर्मोस्टेबिलिटी या केमिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज कंसर्न, डीएनए इज बेटर। म्यूटेशन या स्लो चेंजेस के स्कोप की बात करें देन अगेन डीएनए इज बेटर ओवर आरएनए। तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा कंक्लूजन ये आ जाएगा, कंक्लूड आप ये कर सकते हैं कि डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इज प्रिफर्ड, इसको प्रेफरेंस दे दी गई नेचर ने ओवर आरएनए। किस काम के लिए? एज आइडियल जेनेटिक मटेरियल। ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे वो एनसीईआरटी में प्रॉपर दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से आप चीजों को समझोगे और ये कंक्लूड कर पाओगे कि यस, डीएनए बीइंग स्टेबल इज प्रेफर्ड ओवर आरएनए एज आइडियल जेनेटिक मटेरियल बाय नेचर। नेचर ने डीएनए को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि डीएनए स्टेबिलिटी को शो करता है, आरएनए स्टेबिलिटी को शो नहीं करता। इसलिए प्रेफर किया क्योंकि डीएनए में स्लो चेंजेस का स्कोप है बट स्लोअर रेट से, आरएनए में भी स्लो चेंजेस का स्कोप है बट फास्टर रेट से, जो नेचर को नहीं चाहिए। और फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी एबल टू एक्सप्रेस एंड एबल टू रेप्लिकेट, ये तो दोनों जगह कॉमन। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वायरसेस के अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे इतनी देर से हम पढ़ ही रहे हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, आरएनए वर्ड। आरएनए का भी वर्ड है, जैसे अभी तक हम डीएनए डीएनए हर जगह बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डीएनए ही हर जगह आएगा, कुछ जगह पे ही सही, बट आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आरएनए वर्ड। इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही हमें देखनी है कि आरएनए कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा। पहली चीज तो आरएनए में ये इंपॉर्टेंट आएगी कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, दिस वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। फॉर्म अर्थ पे जो पहले बना वो आरएनए बना था, तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल पहले कौन सा है? आरएनए। फिर जहां तक बात है कि आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए मोस्टली कैसा होता है? मोस्टली आप देखोगे तो ये नॉन जेनेटिक है। आरएनए तो हमारी बॉडी में बहुत सारा है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का वर्क नहीं करता। तो आरएनए मोस्टली कैसा होता है? नॉन जेनेटिक होता है। नॉन जेनेटिक में एग्जाम्पल क्या आएंगे? जैसे आप पढ़ते ही है ट्रांसफर आरएनए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं आपने तो हम आगे पढ़ेंगे, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एटसेट्रा, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये आरएनए कौन से हैं? ये नॉन जेनेटिक आरएनए। यहाँ पे आरएनए एज ए जीनोम नहीं है, ये आरएनए बाकी काम करते हैं। बाकी काम क्या है? डिपेंड करता है, टीआरएनए का अलग काम है, एमआरएनए का अलग है, आरआरएनए का अलग है, लेकिन इन तीनों में कॉमन ये है कि ये नॉन जेनेटिक है। तो आरएनए मोस्टली कैसा होगा? नॉन जेनेटिक होगा। हालांकि सर यस, सर आपने बताया था कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, यस, तो ये टीआरएनए और आरआरएनए ये ये भी कहाँ डीएनए से से आते बनता है, हैं? ये भी डीएनए से बनता है, सब डीएनए से ओके बनता है। हमारी बॉडी में ईच एंड एवरीथिंग, वाटर और मिनरल्स को छोड़ के सब चीजें डीएनए से बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में एक कार्बोहाइड्रेट भी बन रहा है, आप इमेजिन करोगे कि एक कार्बोहाइड्रेट डीएनए से कैसे बनेगा, है ना? डीएनए से तो जो एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन की फॉर्म में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बन रहा है, सबको पता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनेगा, है ना? आपने ग्लाइकोजिनेसिस पढ़ा होगा जूलॉजी में, अगर पढ़ा है तो ऐसा करने के लिए एंजाइम्स तो चाहिए ना, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें एंजाइम्स तो चाहिए। एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन डीएनए से बनती है।
जब तक एंजाइम नहीं बनेगा तब तक ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ईच एंड एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम डीएनए इन आवर बॉडी, इन एनी बॉडी, कोई प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, होमोसेपियंस, सब जगह ऐसा है। तो इसलिए अभी हम डीएनए से एमआरएनए बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली हमें वो पढ़ना है। बाकी कोई भी आरएनए होगा, इन तीन के अलावा भी और आरएनए हैं, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, ये सब भी डीएनए से ही बनते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए जो बनेंगे वो मोस्टली कैसे हैं, नॉन जेनेटिक है। जेनेटिक आरएनए कहाँ होता है, केवल इन वायरस, है ना, ओनली इन वायरस। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक आरएनए कहाँ मिलेगा आपको, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए आएगा ओनली इन वायरसेस। वायरस के अंदर, क्योंकि ये लाइन आपने पढ़ी होगी, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। वायरस में दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, जबकि बाकी कोई भी लिविंग सेल होगी, उस लिविंग सेल में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ हो सकते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए नॉन जेनेटिक। लेकिन वायरस का आरएनए भी जेनेटिक होता है, तो इसलिए या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए जेनेटिक आरएनए आपको कहाँ मिलेगा, ओनली इन वायरसेस। एग्जाम्पल अगर आप लिखें कि वायरसेस में कौन से वायरस हैं, तो जो वायरस होते हैं आरएनए वाले वो क्या कहलाते हैं, रेट्रो वायरस कहलाते हैं। रेट्रो फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जैसे भी थोड़ी देर पहले था, लाइक टीएमवी आपने पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस है। एचआईवी भी जो है वो आरएनए कंटेनिंग वायरस है। और एक एनसीईआरटी में नाम दिया है क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, ये याद कर लीजिए। बैक्टीरियोफेज अलग अलग टाइप का होता है, एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज है जो आरएनए कंटेनिंग है, ये आपको याद करना है सिर्फ कि हाँ ऐसा वायरस भी है। टीएमवी का स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ा है, एचआईवी का स्ट्रक्चर आप 12th में पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज सिर्फ याद कर लीजिए कि ये आरएनए कंटेनिंग वायरस है। वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बाकी किसी भी केस में जो है वो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। क्लियर? तो आरएनए का वर्ड इतना ही है। जहां तक नॉन जेनेटिक आरएनए की बात है, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनेटिक आरएनए बस हमें इतना ही याद रखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। जिसके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है उसे रेट्रोवायरस कहेंगे। हाँ, जिन वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है वो रेट्रोवायरस या राइबो वायरस बोल देते हैं। आरएनए के लिए राइबो वर्ड होता है, तो राइबो वायरस भी बोल सकते हैं। राइबो वायरस या रेट्रोवायरस मतलब आरएनए कंटेनिंग वायरस। ऐसे अगर डीएनए के लिए बोलना है, डीएनए कंटेनिंग वायरस, तो आप उसको जैसे राइबो वायरस है वैसे वो डीऑक्सी राइबो वायरस बोल दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जैसे हमने पॉइंट अभी लिखा कि डीएनए और आरएनए दोनों में ही रेप्लिकेशन की पावर है, बोथ आर एबल टू रेप्लिकेट। तो हमें बेसिकली डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ना है। आरएनए के रिगार्डिंग हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। आपको जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है वो मोस्टली ई कोलाई के रेफरेंस में पढ़ाया जाएगा। ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब ये है कि इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, तो हम डीएनए का ही रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, हमें आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं पढ़ना। और फिर डीएनए से ही इंफॉर्मेशन, आपने दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा है, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, तो उसमें आपने लिखा कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये भी आपको प्रोकैरियोट का ही पढ़ाया जाएगा। और फिर हमेशा बनेगा और कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कंट्रोल कैसे करना है, वो भी आपको प्रोकैरियोट का ही पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर में मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोकैरियोट का ही है। यूकैरियोट का तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपके सिलेबस से बाहर है। तो हम जैसे डीएनए रेप्लिकेशन भी पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली वो उसमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो आपको क्या पढ़ाई जाएंगी, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। एक बैक्टीरिया में डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है ये पढ़ाया जाएगा। पहली चीज हमारा टॉपिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्व का मतलब क्या है, सेमी फॉर हाफ, कंजर्व मतलब बचा रह जाएगा, पहले का होगा। अब डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आप जानते ही हैं। अब जब होता क्या है कि जैसे ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसे ही होगा। जब इस डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे तो होगा क्या, ये खुलेगा एक्चुअली,
इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तोड़ दी गई। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे एक पे नया डीएनए बनेगा और दूसरे पे भी नया डीएनए बनेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड पैरेंटल डीएनए। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर टू डॉटर डीएनए। अब जब दो डॉटर डीएनए बनेंगे तो उसमें से आधा यानी ब्लू लाइन तो पेरेंट से आई है और हाफ यानी रेड लाइन नई बनी है। ऐसे ही जो ये वाला डॉटर डीएनए, इसमें से भी आधा यानी कि ब्लू लाइन पहले से और रेड लाइन जो है वो बाद में बनी। इसी को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्व रहेगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए दो ब्लू लाइन पे दो रेडी लाइन तो बनानी है, तो दो ब्लू लाइन फिर से कंबाइन कर जाती है और दो रेड लाइन अलग हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब नया डीएनए बनेगा डॉटर सेल्स के अंदर, तो उसमें से एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो पेरेंट से आएगा और उसके ऊपर एक नया बनेगा। ऐसे जो दूसरी डॉटर सेल्स बनेगी तो उसमें भी यही होगा कि एक पेरेंट का आएगा और उस पर जो नया बनेगा कॉपी होके वो अलग। तो आधा कंजर्व रह रहा है तो इसलिए क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है। कि जो भी ये नया डीएनए बना है, इस नए डीएनए में वन पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और वन न्यूली फॉर्म्ड होगा। अगर आप रेड को देखोगे तो क्या है, वो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड है, और ब्लू लाइन क्या है, पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड बोला जाएगा। एक डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, वो आप डबल हेलिकल वाले मॉडल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये डीएनए और डीएनए स्ट्रैंड, ये सब चीजें आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि जब भी डीएनए बोला जाएगा, तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था सेकंड क्लास में कि इन जनरल जब भी मैं डीएनए बोलूंगा तो उसका मतलब होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक डीएनए का मतलब है हैविंग टू चेन्स, टू स्ट्रैंड। जैसे ये एक डीएनए है तो इसमें दो स्ट्रैंड है। अब ये दो डीएनए है तो चार स्ट्रैंड हो गए। इन चार में से दो पुराने हैं ब्लू लाइन, दो नए हैं रेड लाइन, और एक सेल में एक पुराना और एक नए का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है। हाफ कंजर्व रहेगा, हाफ न्यूली फॉर्म होगा। ये आपको याद रखना है। ये क्यों ऐसा होता है, तो ब्लू लाइन के ऊपर ये रेड लाइन कैसे बन जाएगी, वो आपने पढ़ा है कि बेस पेयरिंग तो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर ब्लू लाइन पे एडेनिन आएगा तो रेड लाइन पे सामने क्या आ जाएगा, थाइमीन। अगर ब्लू लाइन पे ग्वानिन आ रहा है तो रेड लाइन पे सामने क्या आ जाएगा, साइटोसिन। क्योंकि डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव किस चीज पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। और ये रूल क्या था, आपने पढ़ा था कि एडेनिन पेयर करता है थाइमीन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो बिकॉज ऑफ दिस नेचर, हम एक डीएनए के स्ट्रैंड का अगर हमें सीक्वेंस पता है तो उसके अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा वो आराम से पता कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया था कि डीएनए में अगर स्ट्रैंड ये है तो उसमें दो आंसर थे, उसका आंसर गलत था, मैंने ठीक करा दिया था। दो इसलिए थे क्योंकि वहां न्यूक्लिक एसिड लिखा था, तो एक डीएनए और एक आरएनए। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं है। तो आप एक से दूसरा बड़ी आसानी से बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। इसको जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक लाइन लिखी गई है, बोल्ड करके लिखा है कि वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, तो उस टाइम पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी कि हाँ एक डबल स्टैंड का मॉडल मिला है, मुझे उन दोनों को रिकॉग्निशन दिया गया, नोबेल लॉरेट हो गए। तो उन्होंने एक लाइन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि ऐसा नहीं है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि डीएनए से डीएनए कैसे बन रहा है, क्योंकि डीएनए में बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है। तो अगर हमें एक डीएनए स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस पता है तो उसके अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड पे बेस सीक्वेंस क्या होगा हम इस रूल से पता कर सकते हैं। ये लाइन इंग्लिश में करके एग्जैक्टली उनके जो वर्ड्स हैं वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। हालांकि फिर भी
वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म या उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन जैसे होता है कि मुझे पता है कि ये कैसे होगा, लेकिन मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा काम तो डीएनए का स्ट्रक्चर देना था, वो ऑलरेडी मैंने दे दिया। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि क्योंकि डीएनए में बेस पेयरिंग रूल है तो एक डीएनए के स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन से हम दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, ऐसा तो नहीं होता कि दोनों रेड एक बन जाए और दोनों ब्लू एक में चले जाएं, तभी तो एक से दो ही डीएनए बने, बट एक में दोनों पैरेंटल जाएंगे, एक में दोनों रेड वाले यानी न्यूली फॉर्म रह जाएंगे, बट ये नहीं होता। तो इसका मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको प्रूव किसने किया और कैसे किया, पहले हमें वो पढ़ना है, बाद में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो सब स्टडी करना है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। प्रूफ किसके लिए, फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड। ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यस, ये हेडिंग बुक में आपको मिल जाएगी कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो पहला एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट है। ई कोलाई पे काम किया था, तो ई कोलाई प्रोकैरियोट का है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी जो पहला एक्सपेरिमेंट आप पढ़ने वाले वो प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसा होता है, ये कंफर्म करेगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, मेसेल्सन MESSELSON एंड स्टाल STAHLS एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हमें ये पढ़ना है, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। अब ये किस किस चीज पे है, यूजिंग ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या यूज की है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है बट वो हैवी होता है, रेडियो आइसोटोप नहीं होता। केमिस्ट्री में आपने रेडियो आइसोटोप और हैवी आइसोटोप्स पढ़े होंगे। तो नाइट्रोजन N14 होता है बट आइसोटोप क्या है, N15, और N15 रेडियो आइसोटोप नहीं है, हैवी आइसोटोप है। अगर रेडियो आइसोटोप होता तो जैसे हार्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में आपने ऑटो रेडियोग्राफी से या रेडियो एक्टिविटी को टेस्ट कर लिया था क्योंकि वो रेडियो आइसोटोप था। ये क्योंकि हैवी आइसोटोप है तो इसलिए आप यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी तो टेस्ट कर नहीं सकते, रेडियो आइसोटोप तो है ही नहीं, हैवी आइसोटोप है। अगर हैवी है तो कैसे अलग करोगे, मास के बेस पे अलग करोगे। मास के बेस पे अलग करने का तरीका क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहली चीज ये कि ई कोलाई यूज किया, दूसरा था हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15। नाइट्रोजन 14 की जगह यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन 15 है। एंड सोर्स क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो लिया है उसमें जो N है वो 14 की जगह क्या है, N15 है। तो आपको ये सोर्स भी याद रखना है कि जिस कल्चर मीडियम में ई कोलाई ग्रो कराएंगे उसमें N14 की जगह N15 वाला अमोनियम क्लोराइड डाला गया। तीसरी चीज जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, यूजिंग ई कोलाई। पहली चीज ये, दूसरा ये कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लेना है, और तीसरा जो टेक्निक लेनी है वो टेक्निक कहलाती है सीजियम क्लोराइड, चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा CSCl, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप मास के बेस पे अलग करते हो, जैसे हमने हार्शी एंड चेज में भी किया था। वहां पे हमें ये देखना था कि जो शेल खाली वाला था, एम्प्टी वाला, वायरस का जो कैप्सिड था वो हल्का था तो वो फिल्ट्रेट में यानी सुपरनेटेंट में रह गया, और जो बैक्टीरिया अलॉन्ग विद फेस डीएनए वो हैवी था तो वो नीचे आ गया। लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने डेंसिटी के हिसाब से नहीं किया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें जो हमारा मीडियम होगा वो मीडियम वाटर ना होके क्या है, सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन है।
और सीजियम क्लोराइड की अलग अलग डेंसिटी के सोल्यूशन से हम ये ग्रेडियंट बनाते हैं। मान लीजिए हमने 10, 9, 8, 7, 5, 3, 6 ऐसे करके 3, 2, 1 करके एक डेंसिटी का ग्रेडियंट बना लिया। अब इसमें जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड या बैक्टीरिया का सैंपल डालोगे और सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी से मैच कर जाएगा, वहां पे ये प्रेसिपिटेट करके बैंड बन जाएगा। जरूरी नहीं कि नीचे आया टेस्ट ट्यूब में, जहां पे मैच करेगा वहां आ जाएगा। तो हम डेंसिटी के बिहाफ पे अलग करेंगे रादर देन मास और रेडियो एक्टिविटी। तो इसलिए टेक्निक भी याद रखनी है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, सोर्स याद रखना है सर अमोनियम क्लोराइड हैविंग द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, और जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है, तो वो प्रोकैरियोट है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करेगा। प्रोकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को एक्सप्लेन कर देगा। यूकैरियोट के लिए डेफिनेटली ये नहीं आएगा क्योंकि ये ई कोलाई पे काम करके किया गया है। तो प्रोकैरियोट में ऐसा होता है, ये सही है। यूकैरियोट के लिए कुछ और देखा जाए। अब ये तो हो गई रिक्वायरमेंट कि मेसल्सन और स्टाल को क्या क्या जरूरत थी। एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई, एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15, सोर्स वाज दिस एंड द टेक्निक इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। अब सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को समझने का मतलब आपको ये देखना है कि पहले आपको चाहिए ऐसा ई कोलाई नॉर्मल अगर आप लोगे, हमारी इंटेस्टाइन में ई कोलाई होता ही है, तो ई कोलाई नॉर्मल लोगे तो उसमें नाइट्रोजन भी नॉर्मल ही होगी। नॉर्मल नाइट्रोजन क्या होती है, N14। तो पहले हम क्या करेंगे, ई कोलाई को ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें नाइट्रोजन हमने कौन सी दी है, हैवी वाली। तो हैवी वाली नाइट्रोजन वाले मीडियम में जब ई कोलाई ग्रो करेंगे तो ई कोलाई जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, हैवी नाइट्रोजन वाला बन जाएगा। तो आप समझिए सबसे पहले क्या किया गया है, फर्स्ट लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कल्चर प्लेट ली, कल्चर मीडियम है ये, इस कल्चर मीडियम में सोर्स क्या है, अमोनियम क्लोराइड विद हैवी नाइट्रोजन N15H4Cl है। तो कल्चर मीडियम ऐसा है। अब इसमें एक ई कोलाई की कॉलोनी बना दिया आपने, ई कोलाई डाल दिया। तो नॉर्मली ई कोलाई कैसा होता है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो आपको पता है कि डीएनए का एक स्टैंड ये है 3 to 5, तो दूसरा ये होगा 5 to 3। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, बीच में नाइट्रोजनस बेस आएंगे। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजनस बेस में ही होगी, शुगर में तो होती नहीं, फॉस्फोरिक एसिड में होती नहीं। तो नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजन हैवी यहाँ होगी और एक नाइट्रोजन यहाँ आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन में नाइट्रोजन है तो यहाँ पे थाइमीन में नाइट्रोजन, यहाँ ग्वानिन में है तो यहाँ वाले साइटोसिन में, वाइस वर्सा। तो हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्योंकि होता है तो हम ई कोलाई को कैसा लिखेंगे, N14 N14, मतलब डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो एक में N14 है, दूसरे में भी क्या है, N14 है। तो ये N14 है, N14 है। जैसे ही आप ऐसे ई कोलाई को कल्चर मीडियम में डालोगे तो आफ्टर फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद जो ई कोलाई यहाँ पे बनेगा वो कैसा बन जाएगा, N15 वाला। एक ई कोलाई जो आप सैंपल में लेके आए वो तो पहले से ही बना हुआ था, तो वो कैसा था, N14। उस ई कोलाई का जो डीएनए था उसमें नाइट्रोजन कैसी रही होगी, नॉर्मल, दैट इज N14। अब ई कोलाई को आपने कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें नाइट्रोजन हैवी दे रखी है, तो इसका मतलब अब जब नए ई कोलाई बनेंगे, ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। वो भी बाइनरी फिशन आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो ये बताया होगा सर ने कि बाइनरी फिशन 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो 1 घंटे में 3 जनरेशन हो जाएंगी, 24 घंटे के अंदर 72 जनरेशन हो जाएंगी। तो अगर आपने 1 ग्राम बैक्टीरिया लिया तो इसका मतलब 2 की पावर 72 ग्राम बैक्टीरिया बन के तैयार हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो अगर आप कल्चर मीडियम में 24 घंटे के लिए भी नॉर्मल ई कोलाई को छोड़ दोगे तो 24 घंटे के बाद जो ई कोलाई बनेगा वो कैसा बन जाएगा, हैवी N15 वाला बन जाएगा। ये बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसको हमने नाम दे दिया कि ये ए है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे, इसे कैपिटल ए लिख लीजिए, एक हैवी बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये हो गया, हटा दो शीट। यस सर। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो
आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये दूसरा कल्चर में प्लेट है ना? ये फिर एक कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड है वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब कैसी है, N14 वाली है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ई कोलाई डाला। तो जब आप ई कोलाई डालेंगे, एरो अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ई कोलाई को ऐड किया गया। तो हमने कौन सा ई कोलाई ऐड किया है, N15 वाला, N15 वाला। और ये कहां से मिलेगा आपको, फ्रॉम ए, जो भी हमने पीछे लिखा है, जो ए एक्सपेरिमेंट था, जो ए कल्चर प्लेट था, ये यहाँ पे ई कोलाई सब कैसा बन गया होगा, N15 वाला। तो यहाँ से ई कोलाई निकाल के आप उसे नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो करने वाले सिचुएशंस में लेके जाएंगे। N15 वाला हमने बना लिया। कैसे बनाया, फ्रॉम ए से आपको मिल गया। अब आपने इसको दिया, इसको देने के बाद बैक्टीरिया का बाइनरी फिशन कितने में कंप्लीट होता है, 20 मिनट में। तो आफ्टर 20 मिनट्स अगर आप देखेंगे, 20 मिनट्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये 1 जनरेशन है। इसको आप जनरेशन टाइम कह सकते हैं फॉर ई कोलाई। ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना है, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद यहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। मतलब केवल एक साइकिल होने देनी है कि जैसे ही मैंने ई कोलाई को N15 को नॉर्मल मीडियम में डाला, इसके 20 मिनट के बाद मुझे ई कोलाई से सैंपल निकालना है और सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में लेके जाना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ से हमें मिलेगा B। फिर क्या करना है, फिर आप फिर एक और साइकिल होने दीजिए, अगेन आफ्टर 20 मिनट्स। तो ये सेकंड जनरेशन हो गई है ना, ये फर्स्ट जनरेशन होगी। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर एक दोबारा सैंपल निकाल के सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में ले जाएंगे, तो ये C मिल जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, और ऐसे ही आगे जाते जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले एक तो N15 वाला बना लिया, उसे बनाने में तो 24 घंटे लगेंगे। आप एक नॉर्मल ई कोलाई को N15 वाले मीडियम में डाल दो, तो 24 घंटे के अंदर जितना भी ई कोलाई बनेगा वो सारा N15 बन के तैयार हो गया। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमें N15 वाले से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। हम क्या करेंगे, ई कोलाई जो N15 वाला है उसको एक ऐसे कल्चर मीडियम में डालेंगे जो नॉर्मल है, N14 वाला है। डालने के 20 मिनट के बाद आपको वहां से सैंपल कलेक्ट करके सीजम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाना है। फिर उसके 20 मिनट के बाद फिर सैंपल कलेक्ट करके फिर सेंट्रीफ्यूज करना है। फिर 20 मिनट यानी 1 घंटे के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहना है। या मेसेल्सन एंड स्टाल ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया। जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इसको आप अपनी बुक में देखोगे तो डायग्राम हॉरिजॉन्टल बना है, मैं आपको वर्टिकली समझाता हूँ ये कैसे बनेगा। जैसे ये सारे एक ही लेवल पे हैं, बस ये याद रखिएगा कि लेवल एक है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऑलरेडी सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट है, CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट, मैंने सिर्फ DG लिख के छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें सैंपल लोड करना है। सैंपल कौन सा लोड करना है, A वाला। इसमें आप क्या लोड करेंगे, सैंपल A जो पिछले पेज पे आपने लिया था। जब आप A का सैंपल डालेंगे, मैं यहाँ पे मान लीजिए डेंसिटी का ग्रेडियंट है, ये 10 है, 9 है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग आप जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। मतलब यहाँ पे 1 मोलर सीजम क्लोराइड क्या है, फिर ये 2 मोलर, 3 मोलर, मोलर वर्ड नहीं आएगा, डेंसिटी के हिसाब से ग्रेडियंट बनाए जाते हैं। जो डेंसिटी का यूनिट है उसके हिसाब से सोल्यूशन बना के रख दिए जाते हैं। बोलो सर, इसमें जितनी भी सीजियम क्लोराइड बढ़ रही है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। ग्रेडियंट का मतलब है कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसऑर्डर। आप चाहे तो ऊपर से नीचे इंक्रीज या डिक्रीज जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो लिया है वो हैवी डेंसिटी नीचे ली है। तो यहाँ पे मतलब जो मेसेल्सन एंड स्टाल ने लिया उसने क्या लिया, इन्होंने 1 यहाँ ले लिया, 10 यहाँ ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो एक 1 डेंसिटी का सीजियम क्लोराइड है, 2 डेंसिटी का है, 3 डेंसिटी का है, 4 का, ऐसे करके सबकी डेंसिटी अलग है, तो सीजियम क्लोराइड मिक्सअप नहीं होगा। अलग अलग डेंसिटी का होगा तो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, तो आप ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डेंसिटी का ग्रेडियंट बना लोगे। अब इस डेंसिटी के ग्रेडियंट वाली टेस्ट ट्यूब में आपको सैंपल ए लोड करना है। सैंपल ए हमारा क्या था? सैंपल ये था जो ई कोलाई हैवी वाला था। तो जब आप हैवी वाला सैंपल लोड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे एक बैंड आएगा, ये ऐसा नहीं है कि हैवी डीएनए डालोगे तो सारा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, बॉटम में नहीं जाएगा। जहां पे हैवी डीएनए की डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, वहीं पे डीएनए का बैंड बन जाएगा। तो ये बैंड बन के तैयार हो गया। इस बैंड को हम क्या बोल रहे हैं? ये हमारा है N15 बैंड। ये क्या कहलाएगा? इसको आप लिख सकते हैं कि ये हैवी डीएनए, हैवी बैंड बोल लीजिए, या ये डीएनए क्या कहलाएगा? हैवी। ठीक, ये ए वाला हो गया जो ये था। अब हमने क्या किया, ए वाले को हमने एक नए कल्चर मीडियम में डाला और 20 मिनट के बाद हमें वहां से क्या मिला? बी। तो अब जब आप बी बनाओगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बी बना रहे हैं, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी के साथ। तो 20 मिनट के बाद उन्हें क्या मिला? जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आफ्टर 20 मिनट्स से, बीस मिनट में एक जनरेशन हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें बैंड फिर यहाँ नहीं मिला, हमें बैंड कहाँ मिला? हमें बीच में कहीं मिला, ये बैंड आ गया। ठीक, रादर देन दिस बैंड जो यहाँ बनना चाहिए था इसके बराबर में, बैंड इससे ऊपर मिला। यानी इसका मतलब है अब जो डीएनए बना होगा वो पहले वाले डीएनए से हल्का होगा, इसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, इसलिए इसका बैंड ऊपर चला गया। फिर क्या किया? ये कौन सा था? ये हमने यहाँ पे ऐड क्या किया था? बी। अभी मैं लिख दूंगा रेड पेन से। फिर ये तीसरा है, यहाँ पे भी हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने ऐड किया है बी। ये बी सैंपल है 20 मिनट के बाद। फिर उसके 20 मिनट के बाद हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? सी। फिर अगेन आफ्टर 20 मिनट्स है। एक और साइकिल के बाद देख लेते हैं क्या होगा। अब जो बैंड मिला वो हमें क्या मिला? 2 मिले। एक तो यही मिला और एक इससे और हल्का यानी और ऊपर मिला। यहाँ 2 बैंड बन के तैयार हो गए। नीचे कोई बैंड नहीं आया, इसके पैरेलल में ये जगह खाली है। इसका मतलब ये हैवी था क्योंकि यहाँ तो हैवी ही दिया। 20 मिनट के बाद क्या हुआ? 20 मिनट के बाद जो भी बना वो ऐसा तो नहीं बना। इसका मतलब 20 मिनट के बाद जो भी बनेगा वो हैवी तो नहीं बनेगा, हल्का ही बनेगा। और फिर अगली 20 मिनट में देखा गया तो पता चला और हल्का बन गया। फिर उसके बाद 20 मिनट में देखोगे तो सेम टेस्ट ट्यूब आएगी। मान लीजिए इसके आगे हम ले जाते कि आफ्टर 20 मिनट्स और, तो डी आ जाता। तो अगली टेस्ट ट्यूब बनाएंगे वो एग्जैक्टली ऐसी ही बनेगी। तो इट मीन्स कि ये क्योंकि इसके और इसके बीच में आ रहा है तो यहाँ ये डीएनए का नाम क्या दिया गया? ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं, ये क्या आएगा? N15 N14। एक 15 वाला स्टैंड है और एक नया बनेगा। नया किससे बनेगा? 14 वाले से। तो ये बैंड क्या कहलाएगा? ये इंटरमीडिएट डेंसिटी कहलाती है, या इसको बोलते हैं हाइब्रिड डेंसिटी। हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डीएनए, या डेंसिटी बोलोगे तो इंटरमीडिएट डेंसिटी। ये हैवी डेंसिटी है, ये इंटरमीडिएट डेंसिटी, ये हाइब्रिड डेंसिटी है। और ये वाला भी कैसा है? सेम है। बट यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा N14 N14। अब ये बिल्कुल हल्का है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाइट डीएनए। तो हैवी डीएनए से शुरू किया था, 20 मिनट के बाद इंटरमीडिएट हो गया और उसके 20 मिनट के बाद इंटरमीडिएट और लाइट का एक एक आ गया। फिर 20 मिनट के बाद इंटरमीडिएट और लाइट रहेगा, फिर 20 मिनट के बाद इंटरमीडिएट और लाइट रहेगा। हैवी कभी नहीं लौट के आएगा। धीरे धीरे अगर हम इसको घंटों तक लेके जाएंगे तो लाइट बैंड की थिकनेस बढ़ जाएगी और इंटरमीडिएट बैंड की थिकनेस कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब नया कल्चर मीडियम क्या है? N14 है। तो जितने भी इकोलाई नए बनेंगे उन सब के अंदर डीएनए में नाइट्रोजन कैसी जाएगी? N14 जाएगी। तो N15 तो कहीं आएगी नहीं। N14 कहाँ थी? सैंपल या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये एक्सपेरिमेंट था। कंक्लूड कैसे करना है?
कंक्लूड इस तरीके से करना है कि मान लीजिए जब ये वाला डीएनए था हैवी डीएनए, तो डीएनए कैसे रहा होगा, ऐसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो ये भी क्या होगा N15 होगा, और इसमें भी नाइट्रोजन कैसी होगी N15 होगी। ये क्या कहलाएगा, हैवी डीएनए, जो आपको ए में मिला है ना, ये सैंपल ए था आपका। अब सैंपल बी में क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा, ये बैंड से पता चला कि जो भी आएगी वो डेंसिटी दोनों के बीच में आएगी। तो दोनों के बीच में आने का रीजन क्या दिया गया, रीजन ये दिया गया कि जब ये डीएनए खुला तो इस पे नया डीएनए बना, नया कौन सा बनेगा, N14 वाला बनेगा। N14 वाला बनेगा तो इस पे ये नया डीएनए बन गया और इस पे ये नया डीएनए बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेड लाइन है वो N14 है, N14, और जो ब्लू लाइन है वो N15। तो ये डीएनए कैसा हो गया, ये इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए हो गया, जो एक्सपेरिमेंट बी है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, यहाँ पे आपने लिखा था N15, यहाँ पे क्या लिखा है N15, N14, नया वाला क्या है 14 है। अब उसके बाद मान लीजिए और 20 मिनट के बाद देखोगे तो क्या होगा, फिर ये दोनों स्टैंड खुलेंगे। दोनों खुलने का मतलब क्या होगा कि ये स्टैंड ओपन हुआ इस तरीके से और ये ओपन हुआ इस तरीके से। यहाँ पे ये रेड वाला है तो ये रेड ओपन हुआ, यहाँ पे ये रेड है तो ये रेड ओपन हो गया। अब नया किससे बनेगा, नया तो NH4Cl से ही बनेगा जो नॉर्मल वाला है। तो अब क्या होगा, इस पे भी एक नया बनेगा, इस पे भी एक नया बनेगा, इस पे भी एक नया बनेगा और इस पे भी एक नया बनेगा। तो इसका मतलब अब दो तो रेड हो गए, ये कैसा हो गया N14, ये कैसा है N14, ये N14, ये N14, और दो ब्लू लाइन वाले हैं N15 और ये N15। तो अब दो बैंड आएंगे, एक बैंड तो ये आएगा आपका इंटरमीडिएट डेंसिटी का हाइब्रिड डीएनए वाला, और एक बैंड किसका आएगा, ये रेड वाला। रेड वाला कैसा होगा 14 का लाइट बैंड होता है। तो आने वाले 20 मिनट के बाद क्या होगा, मतलब सैंपल सी से आपको क्या मिलेगा, सी से आपको मिल जाएगा हैवी, सॉरी इंटरमीडिएट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा। ये रेड वाले क्या है, लाइट है, यहाँ पे लाइट भी आएगा और इंटरमीडिएट भी आएगा, डीएनए दोनों आएंगे यहाँ पे सी एक्सपेरिमेंट से। सेमी कंजर्वेटिव मोड इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इसके आगे जब आप जाओगे तो फिर वही होगा, ये ब्लू लाइन कहीं गायब नहीं होगी, बट जनरेशन टू जनरेशन की मैथमेटिकली तो कहीं जीरो तो हो ही नहीं सकती ना, N15 ऑलवेज एग्जिस्ट, और बैक्टीरिया की कभी डेथ नहीं होती। ये आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया की कभी डेथ तो हो नहीं रही, तो होगा क्या कि ये जो इंटरमीडिएट डेंसिटी का है, अगर आप कुछ घंटों के बाद देखोगे तो इसकी थिकनेस कम होते 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 नेग्लेजेबल हो जाएगी, बट नेवर बी जीरो, और इसकी थिकनेस वहीं की वहीं रहेगी। और क्योंकि आप सारा मीडियम NH4Cl 14 वाला है, तो जितना भी नया बनेगा उसको जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो हमेशा लाइट बैंड में ही आएगा। हैवी केवल आपको यहाँ मिलेगा 20 मिनट, यानी पहली जनरेशन के बाद आपको यहाँ मिलेगा, दूसरी जनरेशन यानी कि यहाँ से 40 मिनट या यहाँ से 20 मिनट के बाद ऐसा, फिर 1 घंटा अगर यहाँ से ले रहे हैं तो थर्ड जनरेशन हो जाएगी, यहाँ से 20 मिनट के बाद भी थर्ड जनरेशन आएगी। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको कल्चर प्लेट से भी समझा दिया, जो बैंड का फिगर आएगा वो भी, और प्रोबेबली क्या हुआ होगा वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा कंजर्व है। ये दोनों पैरेंटल थे तो ये दो रेड लाइन बन गई तो सेमी कंजर्वेटिव हो गया। अब यहाँ पे 2 ब्लू और 2 रेड, ये सारे पैरेंटल हैं, बट नए जितने भी बनेंगे वो रेड बनेंगे, बिकॉज नॉर्मल NH4Cl कैसा है 14 वाला, और अगर 14 वाला है तो उसके हिसाब से क्या होगा कि ये सेमी कंजर्वेटिव आएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? सर जो NCERT में लिखा है वो सर आफ्टर 14 मिनट लिख दिया है दूसरे वाले में। कोई यहाँ से 40 मिनट्स लेना है, इसका मतलब आपको यहाँ से 20, यहाँ से 40। जैसे हमने ये A बनाया
पिछले पेज पे जो बनाया था वो तो हमारा 24 घंटे के लिए रख लिया, किसी ने 24 घंटे रखा, किसी ने 48 घंटे, किसी ने 6 घंटे, 12 घंटे, जो भी है, मतलब ये तो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। अब अगर यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है तो यहाँ से 20 मिनट, यहाँ से 40 मिनट, यहाँ से 1 घंटा, ऐसे करके एनसीईआरटी ने लिखा है। आप एक साइकिल को 20 मिनट की मान के तो यहाँ से 20, फिर यहाँ से 20, फिर यहाँ से 20, ऐसे पढ़ लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो क्लैरिफाई होगा कि 1 घंटे बाद कितने बनेंगे या 40 मिनट के बाद कितने बनेंगे, तो आपको शुरू से लेना है। जैसे आपसे कहा जाए कि आफ्टर थर्ड जनरेशन, जैसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बना के पूछा है, इटैलिक में करके शायद लिखा होगा कि अगर अगले 20 मिनट्स के बाद हम देखें कि आफ्टर 1 आवर हमारे पास हैवी डीएनए स्ट्रैंड की परसेंटेज और लाइट डीएनए स्ट्रैंड की परसेंटेज कितनी होगी, तो यहाँ पे 100% हैवी है, यहाँ पे 50% हैवी है। आपको समझ में आ रहा होगा, 4 में से 2 ब्लू और 2 रेड है, तो ये 100% है, ये 50% हो गया, यहाँ कितना हो गया 25%। अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, ये 4 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल तो रेड है और 2 इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले आएंगे। तो अगर ये 100 है तो ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, आगे 12.5 हो जाएगा, उसके बाद 6.25 आएगा। ऐसे करके हैवी की परसेंटेज हर बार हाफ होती जाएगी और 0 कभी आएगी नहीं। मैथमेटिकली तो कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली जरूर ऐसा होता है कि अगर आप कई जनरेशन के बाद स्टडी करेंगे तो ये बैंड की थिकनेस बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, जो भी आएगा वो लाइट वाला ही आपको मिलेगा। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है उसको प्रूव करता है इन प्रोकैरियोट। अगर पूछा जाए स्पेशली कि प्रोकैरियोट में क्या है, तो नहीं पूछा जाएगा तो भी डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इस बात को आप मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। अब आएगा एक सेकंड एक्सपेरिमेंट भी बुक में दिया है। दैट सेकंड एक्सपेरिमेंट इज टेलर्स एक्सपेरिमेंट। जैसे मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था, वो टेलर का एक्सपेरिमेंट है। अब इन्होंने क्या किया है, यूजिंग क्या क्या लिया इन्होंने, एक तो लिया प्लांट वीसिया फाबा। वीसिया फाबा फैबेसी फैमिली का मेंबर है, बाकला अगर लोकल लैंग्वेज में आप जानते हैं तो। और क्योंकि ये प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, तो इसका मतलब ये यूकैरियोट हो गया अपने आप। तो यूकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन अगर पूछा जाए आपसे तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाएगा। तो एक तो ये याद आपको रखना है, प्लांट मटेरियल वीसिया फाबा और ये यूकैरियोटिक है। हालांकि वीसिया फाबा में इसकी रूट टिप ली जाती है, रूट टिप एक्टिवली डिवाइड करती है, तो रूट टिप पे माइटोसिस हो रही होगी, माइटोसिस है तो सेल साइकिल हो रही होगी, सेल साइकिल है तो एस फेज हो रही होगी, और एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये भी आपने 11th में पढ़ा है। तो बेसिकली आपको ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट के हिसाब से एस फेज में। बाइनरी फिशन हो रहा होगा बैक्टीरिया में, तो प्रायर टू बाइनरी फिशन डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन में जाता है तो उससे पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है। अगर कभी ये पूछा जाए कि प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कब मिलेगा, तो प्रायर टू बाइनरी फिशन। यूकैरियोट में कब मिलेगा, सब जानते ही है, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल माइटोसिस मेयोसिस जहां भी हो रही हो, बट एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, वो आपको मिल जाएगा। तो प्लांट तो ये हो गया, तो यूकैरियोटिक हो गया। दूसरी चीज, इन्होंने हैवी आइसोटोप जैसे यूज किया, मेसेल्सन एंड स्टाल ने NH4Cl15 वाला नाइट्रोजन लिया है जो हैवी था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो थाइमिडीन है उसको ट्राइटेट कर दिया, है ना। जैसे आपने हाइड्रोजन के भी आइसोटोप पढ़े होंगे, 1H1, 1H2, 1H3, तो इन्होंने H3 लिया हुआ है, यूजिंग उसको बोला जाता है ट्राइटेटेड थाइमीन। सॉल्ट बनेगा तो थाइमिडीन लिखते हैं इसे। H1 की जगह यहाँ पे क्या है 3, और इसको लिखते हैं TDR, ट्राइटेटेड थाइमिडीन कहलाता है। और ये कैसा है, रेडियो आइसोटोप है, तो ये रेडियो आइसोटोप आएगा। अब थाइमिडीन में ही क्यों, उसका भी रीजन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बहुत सारी जगह है। अगर मान लीजिए वीसिया फाबा की रूट टिप में आप हाइड्रोजन को रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन बना के दोगे, तो उस H3 वाली अगर आपने हाइड्रोजन दी, तो हाइड्रोजन तो प्रोटीन में भी है, डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, सब जगह है।
बट थायमीन में जो हाइड्रोजन आएगी वो केवल डीएनए में होगी, क्योंकि थायमीन तो कहीं होता ही नहीं। अगर हम एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन में देते तो वो आरएनए भी ऐसा हो जाता, लेकिन हम थायमीन में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि थायमीन केवल डीएनए में है। तो टेलर ने केवल थायमीन में जो हाइड्रोजन थी वो रेडियो एक्टिव कर दी और फिर उसके हिसाब से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टडी किया। टेक्निक क्या कहलाएगी? क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप है तो इसको कैसे चेक करना होगा? रेडियो एक्टिविटी के जैसे आपने हार्शियन चेज में किया था वैसे यहाँ भी है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। जैसे मेसेल्सन एंड स्टाल में था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, वैसे यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी है। उन्होंने N15NH4Cl को यूज किया, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने 1H3TDR को यूज किया, दैट इज टाइट्रेटेड थायमिडीन। उन्होंने ई कोलाई पे काम किया था मेसेल्सन एंड स्टाल ने। टेलर ने BCF अबव की रूट टिप पे किया जो यूकैरियोटिक। बस करना क्या होगा, रेप्लिकेशन या फिगर तो ऐसे ही आएगा, बट रादर देन कि आप सेंट्रीफ्यूज करें, आप क्या करोगे, हर एक 20 मिनट के बाद आप जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी से टेस्ट करोगे। आप ये देखोगे कि रेडियो एक्टिव रेज कहाँ निकलती हैं। ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे आप ये मेजर कर लेंगे, तो फिर वही होगा कि हर स्लॉट के बाद आपको ऐसा ही मिलेगा, है ना। जहाँ जहाँ हैवी होगा वहां वहां पे आपको दिखाई देगा, नया जितना भी आ रहा होगा वो लाइट वाला आ रहा होगा। डिटेल नहीं पढ़नी है हमें, सिर्फ ये याद रखना है कि ये 3 चीजें यूज करनी है। BCF अबव पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ बाय टेलर, जो यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात को एक्सप्लेन करता है। बोलो, किसी को कोई डाउट? क्या पूछना सर इसमें नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज से पता करेंगे कि आइसो कैसा? नहीं, नंबर नहीं देखते हम, सिर्फ एक्चुअली क्या करते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी में हम एक कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, एक्चुअली डीएनए को अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जा सकता है। डीएनए को आप अगर नॉर्मल ट्यूब लाइट यानी विजिबल लाइट में देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, तो डीएनए को यूवी लाइट में देखना होगा। और अगर आप डीएनए को विजिबल लाइट में देखना चाहते हैं तो डीएनए को कलर करने के लिए आपको एक क्रोमोजेनिक डाई डालनी होती है। आपको सोल्यूशन में डाई डालनी होगी, वो डाई क्या होगी, क्रोमोजेनिक होगी, वो डीएनए को कलर दे देगी। मतलब वो डाई डीएनए के साथ बाइंड करके, अब डाई का क्योंकि कलर है तो डीएनए का भी कलर हो जाएगा। और वो कलर आपको ट्रेस करना है कि वो कलर कितने स्ट्रैंड में आ रहा है। तो पहले वो दोनों स्ट्रैंड में होगा, उसके बाद जो 4 स्ट्रैंड बने उसमें से 2 में होगा, उसके बाद जो 8 स्ट्रैंड बने तो भी उसमें से 2 में होगा, फिर 16 स्ट्रैंड बनेंगे तब भी वो 2 में रहेगा, फिर आगे जाके वो 32 स्ट्रैंड बनेंगे तब भी वो 2 में रहेगा। जैसे यहाँ पे था कि M15 कहाँ रहा, तो पहले वो 2 में है, जब 4 बन गए तब भी ये 2 में है, फिर ये 8 स्ट्रैंड बन गए तब भी ये 2 में है, फिर आगे 16 बनेंगे तब भी ये 2 में ही रहेगा। तो आप ऑटो रेडियोग्राफी को 2 तरीके से पढ़ते हैं, या तो डाई को यूज करके विजिबल लाइट में, या फिर आपके पास अगर यूवी लाइट का एपरेटस है लैब में तो आप डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट राइज में तो डीएनए को देख ही सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी हम इसी चैप्टर में आगे उसमें भी पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चैप्टर के लास्ट में दिया है, तो वहां पे भी ये टेक्निक आएगी। ये तो दोनों एनसीईआरटी में दिए हैं, टेलर का एक्सपेरिमेंट और मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। एक तीसरा नाम भी आपको यूजुअली ऑप्शंस में मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, CAIRM फ्रेंस एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि क्या इस टेक्निक को ई कोलाई में यूज कर सकते हैं क्या, तब भी आंसर वही आएगा। आएगा तो आंसर सेमी कंजर्वेटिव ही, हमें तो पता ही है। बट इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ये कि क्या ये रेडियो आइसोटोप और टेक्निक को प्लांट की जगह ई कोलाई में यूज करें तो बनेगा, क्योंकि ई कोलाई में जो यूज किया गया वो NH4Cl और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन है। BCF अबव में जो यूज किया वो ट्राइट्रेटेड थायमिडीन है और ऑटो रेडियोग्राफी है। तो क्या ट्राइट्रेटेड थायमिडीन और ऑटो रेडियोग्राफी को ई कोलाई के साथ यूज करके देख सकते हैं? इन्होंने देखा और तब भी वही कंक्लूड किया कि सेमी कंजर्वेटिव ही आएगा यूजिंग, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ई कोलाई दैट इज प्रोकैरियोट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1H3TDR, बाकी आप ऊपर से कॉपी कर लीजिएगा, ट्राइट्रेटेड थायमिडीन एंड ऑटो रेडियोग्राफी। इन्होंने बस टेक्निक ये ली है और मॉडल ऑर्गेनिज्म ई कोलाई ले लिया रादर देन प्लांट मटेरियल। इन ऑल द केस तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन एक ही निकलेगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
जब भी आप एक डीएनए से 2 डीएनए बनाएंगे तो उसमें से जो नया डीएनए बनेगा उसका आधा डीएनए का मतलब एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंट से आएगा और उसके ऊपर एक नया बनेगा। ऐसे जो दूसरी सेल के अंदर डीएनए है उसका भी एक स्ट्रैंड पैरेंटल होगा और उसके ऊपर एक नया बनेगा। दैट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बाद आएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। आपकी बुक में हेडिंग होगी मशीनरी एंड एंजाइम। डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी क्या है, उसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी में थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में भी दिया हुआ है कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे है। ये तो ये है कि टाइप क्या है, टाइप इज सेमी कंजर्वेटिव। अब ये आएगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए मशीनरी और एंजाइम्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है। आपके टेस्ट में यहां तक आएगा दिस वन, है ना। जो लोग ये टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से है तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वीकली टेस्ट में और अप टू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब बताइए किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे, डीपीपी और बाकी जो भी आपको टेस्ट वेस्ट में मिल रहे होंगे। यस सर। यस सर। डीपीपी में क्वेश्चंस तो टॉपिक के हिसाब से ही होते हैं, जितनी क्लास होती है उसके हिसाब से। मैंने अभी की जो क्लास हमने फिनिश करने वाले हैं इसकी भी डीपीपी अपलोड हो गई थी, आज मॉर्निंग में ही करवा दी थी, तो आप कर सकते हैं, उनसे आपको मिल जाएगा। और बाकी आपका मेन टेस्ट तो हो गई, जो भी वीकली टेस्ट है वो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव बुक होगी आप लोगों के पास, आई होप सो। है नहीं है आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्टिव बुक? नो सर। नहीं तो कैसे सर, प्रैक्टिस करते हो? बिकॉज 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस अगर आपको डीपीपी पे मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है ना। ऑल्दो आप अभी बोर्ड भी दोगे लेकिन मेन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में तो आपको मतलब जो भी नंबर मैं बोलूंगा वो कम है। अगर मैं ये भी बोलूं कि एक चैप्टर से आपको 500 क्वेश्चंस करने तो वो भी कम है। आपके पास टाइम है और आप में एबिलिटी है तो आप 600 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, वो भी ठीक ही बात है। बिकॉज बायो का तो मेरा अपना फंडा यही है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी और उतनी जल्दी गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको ये पढ़ के नहीं होगी कि ये लाइन याद कर लेते हैं, इस लाइन से तो एक क्वेश्चन आएगा तो वो सही हो जाएगा कि टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पे था, बीसीएफ आबा पे था। बीसीएफ आबा फैबेसी फैमिली का प्लांट है, ये कहीं और पड़ा होगा। फैबेसी फैमिली एंजियोस्पर्म की है, वो कहीं और होगा। और फिर एंजियोस्पर्म यूकैरियोट होते हैं, ये कहीं और बात पढ़ाई गई होगी। तो ये सब आपको क्वेश्चंस करने से मिलता है ना। क्योंकि हम आपको 15-20 क्वेश्चंस दे देंगे एक टॉपिक के, फिर आपको टेस्ट में दे देंगे बहुत सारे, फिर टेस्ट सीरीज में भी दे देंगे। बट स्टिल मेरा अपना मानना है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कैल्विन का भी तो स्टडी मटेरियल आपको मिला ही होगा ना। यस सर। सर ओनली एक क्वेश्चन बैंक मिली थी। एक क्वेश्चन बैंक मतलब कौन से चैप्टर की? का ओनली। फेज 1 का? सर फेज 2 का मांगा, मिला ही नहीं, सर ने बना ही नहीं पाया। फेज 2 नहीं मिला, फेज 3 भी नहीं मिला होगा क्योंकि फेज 3 तक तो 11 था। है आपका, तो इसका मतलब क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन क्लोज हो गया। ठीक है, स्टडी मटेरियल मिला होगा कैल्विन का? सर मॉड्यूल मिलता है। हाँ मॉड्यूल मिलता है ना, पीडीएफ फाइल मिलती होगी, तो उसमें भी आपके टॉपिक के बाद एक्सरसाइज होती होगी, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। उसके बाद आपके लास्ट में लेवल 1 लेवल 2 आर्काइव के क्वेश्चंस होते होंगे, वो तो करते हैं ना आप लोग? नहीं करते? नो सर। तो क्यों नहीं करते भाई, कैसे करोगे? है ना, प्रैक्टिस तो चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं डीएनए या आरएनए के लिए, तो सर मतलब जैसे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलें तो उसे तो हम बोल देते हैं कि वो मतलब न्यूक्लियोटाइड है,
लेकिन जब हम डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे तो क्या उनको भी न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि सर मतलब जनरली जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं उनमें तो सिंगल फॉस्फेट ही होता है ना। हाँ नहीं, अभी आप जब अगली क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद जब मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो एक्चुअली पहले ट्राइफॉस्फेट्स ही बनते हैं, उनके एनर्जी बॉन्ड्स से एनर्जी ली जाएगी और जब मोनोफॉस्फेट बचेगा उसको एज ए मोनोमर यूज करके डीएनए की चेन बना दी जाएगी। आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा होगा कि जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो दे सर्व डुअल पर्पस, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, तो दे प्रोवाइड एनर्जी ऑल्सो एंड ऑल्सो एक्ट एज ए मोनोमर। तो मोनोफॉस्फेट बोले, ट्राइफॉस्फेट बोले, डाइफॉस्फेट बोले, दे ऑल आर न्यूक्लियोटाइड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ फॉस्फेट का नंबर वेरिएबल है। सेकंड और थर्ड फॉस्फेट जो डाई और ट्राइफॉस्फेट में आते हैं वो हाई एनर्जी वाले बॉन्ड हैं, तो जहां एनर्जी चाहिए वहां पे हम ये काम कर लेते हैं। और अगर हमें मोनोमर की तरीके से यूज करना है तो हमारा जो मोनोफॉस्फेट वाला है न्यूक्लियोटाइड उसी से काम चल जाएगा, जो हम डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे या ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर मेरा एक रैंडम डाउट था, मैं पूछ लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बोलो। सर अगर मतलब जेनेटिक्स में हम लोगों ने काफी एडवांसमेंट कर लिया है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मतलब जो कैरेक्टर्स मदर और फादर दोनों में नहीं है वो भी बेबी में मतलब डाल सकते हैं? ऐसा कुछ पॉसिबल है? जीन्स में चेंज ला सकते हैं हम? सर हाँ, बायोटेक बट उसमें एक्चुअली आपकी बुक में आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसी चैप्टर में, तो वहां पे एक्चुअली है क्या कि एक वर्ड दिया है एनसीईआरटी में ईएलएसआई। ईएलएसआई पूछा भी गया है कि नीट में पूछा गया कि ईएलएसआई स्टैंड फॉर, तो उसे बोलते हैं कि एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि हाइट का ये जीन होता है, मुझे हाइट का जीन पता है, ह्यूमन जीनोम में हमारे सारे जीन्स और उनके फंक्शंस पता कर लिए गए। अब बीइंग ए पेरेंट, मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ ये सोचे कि आने वाले बेबी के अंदर हाइट बढ़ जाए, तो ये चीज अगर मैं जेनेटिक काउंसलर के पास जाके बोलूं कि मुझे एक डिजाइनर बेबी प्लान करना है जिसमें हाइट का जीन मल्टीपल फैक्टर्स में हो जाए सो दैट उसकी हाइट बढ़ जाए, तो ये एक्चुअली इलीगल है, मैं ये नहीं कर सकता। इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, क्योंकि अगर हाइट ज्यादा हो जाएगी और कल को मैं सोचूं कि ये तो मेरा बच्चा एथलीट्स में जाएगा, तो फिर जो हाइट में ज्यादा अच्छा होगा, जिसके पैर लंबे होंगे, तो वो जल्दी रेस भी तो पूरी कर लेगा, है ना। एक सारा प्रोजेक्शन में लेके जा रहे हैं ना कि हम किसी भी चीज को अलाउ करें या ना करें, पता तो हमने सब कर लिया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं, मेरे और वाइफ के दोनों के जो हेयर है वो करली है, जैसे आपने अफ्रीकन के देखे होंगे उनके करली हेयर्स होते हैं, अगर वो परेशान हो जाए और वो कहें कि नहीं बच्चे के मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए, तो दैट इज मतलब लीगल है वो। उसमें जेनेटिक काउंसलर जो है वो ये कर सकता है कि वो करली हेयर की जगह स्ट्रेट हेयर वाला बेबी कहे, या ब्लू आइज से परेशान हो गए कि मुझे ब्लैक आइज चाहिए बेबी की, तो ब्लैक आइज बना दी जा सकती है। एडवांसमेंट सारा हमारे पास है, बट उसका एक बाउंड्री है कि जो भी एडवांसमेंट आप कराना चाहते हैं जेनेटिक काउंसलर से, वो एथिकल होना चाहिए, उसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं होने चाहिए, उसमें कोई सोशल इश्यूज नहीं होने चाहिए। सोशल इश्यूज का मतलब ये है कि हम मानते यही है कि ट्रांसजेंडर हमारी पॉपुलेशंस में नहीं रहते, हम सब मेल फीमेल हैं, कोई भी ट्रांसजेंडर हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारे घर में घर लेके नहीं रहता। अगर ट्रांसजेंडर से सोचने लगे कि नहीं हमारे जैसे भी तो होने चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि सोसाइटी में हम उनको अपने साथ नहीं रहने देंगे, तो वो सोशल इश्यूज की बाउंड्री को क्रैक करता है, इसलिए उस पर बैन कर दिया गया कि वो आपको काम नहीं करना है। कोई सोचे कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम का केस है और मुझे इसकी पॉपुलेशन इकट्ठा करनी है, तो वो दैट इज इलीगल, उसे हम आगे नहीं ले जा सकते, उसमें सोशल बाउंड्री आ रही है। तो एक लिमिटेशन दे दी गई ईएलएसआई, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज हम कर सब लेंगे, लेकिन जहां पे ये चीजें आएंगी उसको नहीं करना है। तो जैसे आई कलर चेंज करना है, मोस्ट वेलकम, आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, ये सब कर सकते हैं, बट आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, ये सब करोगे ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, याद रखिएगा। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।